वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 1 पिछले वीडियो में मैंने बताया था और उसमें मैंने बहुत सारे कुछ टॉपिक के बारे में डिबेट किए थे और उसमें जो टॉपिक मैंने बताया था वो टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने बताया था। और इसके बारे में हम लोग बातें किए थे कि चार्ज कैसे भी माइक्रो बॉडी पे डेवलप होता है। और इसके अलावा कुछ टाइप्स के चार्ज के बारे में भी टाइप्स ऑफ चार्ज भी मैंने बताया था, दैट मीन्स की पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और इसके अलावा मैंने बताया था कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कितने मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली मैंने 3 मेथड के बारे में बात किया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इसके अलावा हमने देखा था क्या कि कैसे फ्रिक्शन के द्वारा, अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा किसी भी दो ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो नॉन कंडक्टर होना चाहिए, उसमें कैसे चार्ज डेवलप होता है ना। इसी तरीके से मैंने क्या देखा था, कंडक्शन के द्वारा मैंने देखा था और इंडक्शन के द्वारा मैंने बात किया था। तो आज जो मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डील करेंगे। तो इसके पहले जो भी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 मिस किए होंगे तो वो जाकर के कृपया एक बार विजिट कर लें, देख लें, तो आप लोग को ज़्यादा आसानी होगी। और तो चलिए आप पार्ट 2 जो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। और पार्ट 2 स्टार्ट करने के पहले जो आज का टॉपिक हो उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज का टॉपिक डिबेट करेंगे वो है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसके अलावा कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे, है ना। इसके अलावा अगर टाइम बचेगा तो मैं आगे के बारे में कुछ न्यूमेरिकल करूँगा। और तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बेसिक जो पहला अगर बात किया जाए कि प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि आप लोग लोअर क्लास में भी इस बात को जानते होंगे कि लाइक चार्ज अपने आप को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अपने आप को एक दूसरे को रिपेल करता है ना जी। सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज कहने का मतलब क्या, दो चार्ज, एक मान ली प्लस Q1 है और एक हमारे पास प्लस Q2 है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों को अगर एक साथ प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करना चाहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे और अच्छी तरीके से इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अदर अनलाइक चार्ज हो, है ना, दो अगर चार्ज हमारे पास हो जो क्या हो, एक माइनस Q1 हो और एक हमारे पास प्लस Q2 हो, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स कि अनलाइक चार्ज जो होगा अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और एक बात तो ध्यान रखिए कि मैं जितना भी पार्ट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, तो आप लोग क्लास 10th में बोर्ड में तो काम आएगा ही। और मोर इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल यहाँ पे है, आईआईटी फाउंडेशन यहाँ पे क्लियर आपका होगा और एनटीएससी के लिए जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं उसके लिए होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, तो ये हम लोग का क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहला पॉइंट हुआ कि लाइक चार्ज क्या करेगा अगर हमारे पास रहे, चाहे वो प्लस चार्ज हो, चाहे एक दो चार्ज हमारे पास निगेटिव भी होगा तो भी क्या करेगा, अपने आप को रिपेल करेगा। बर्स्टे सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ लाइक चार्ज होना चाहिए, है ना। अगर अनलाइक चार्ज होगा तो अनलाइक चार्ज में एक माइनस लेंगे तो एक को क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो ये अपने आप में क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप क्लियर आता है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटिटी पे बात करते हैं कि चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है वो, चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि स्केलर का मतलब आप लोग 9th में मोशन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे पास क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। तो स्केलर का मतलब क्या होता है कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, विच डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते क्या है कि अगर कोई भी चार्ज हमारे पास है, तो चार्ज अगर प्लस Q1 की बात करते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है ना। इसमें हम क्या देखेंगे कि इसका डायरेक्शन तुम्हारा एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई वी कॉल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की बात किया जाए कि चार्ज के बारे में अगर बात किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि चार्ज इज ए क्वांटाइज। आप लोग इस वर्ड का नाम पहले भी सुने होंगे कि चार्ज क्या होता है,
चार्ज इज अ क्वांटाइज। ये थोड़ा सा टर्म थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ऐसी बात नहीं है। अब मैं समझा दूंगा। चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास चार्ज अवेलेबल होगा, दैट मीन्स कि अगर जैसे कि आगे हम बात करें कि चार्ज को एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 कूलम है, +1 कूलम है, -1 कूलम है ना। तो हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, है ना। नोट की वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, है ना। मतलब फ्रैक्शनल मल्टीपल वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या होगा कि -1/2 कूलम, है ना, +1/2 कूलम, ये सब हम लोग क्या होगा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी होगा तो क्या होगा वो +1 -1 +2 -2 इस तरीके से हम लोग को चार्ज अवेलेबल होगा, है ना। इसके पीछे कारण क्या है कि अगर हम फ्रैक्शनल मल्टीपल अगर होता है, चार्ज अगर एग्जिस्ट करेगा तो स्टेबल हो नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने इस बात को लेकर के कोशिश किए थे। जैसे कि क्वार्क और एंटी क्वार्क के बारे में। जैसे कि +e/3 तुम्हारा लिया गया और +-2e/3 को बारे में कंसिडर किया गया। तो उसके इसमें क्या देखने को मिला कि वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यानी बातें निकल के जब डिबेट किया गया तो ये निकल के आया था कि चार्ज का अगर देखा जाए कि अगर मोस्ट फंडामेंटल यूनिट चार्ज का क्या होता है, अगर बात करेंगे हम लोग तो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है। कभी कभी ऐसे भी होता है, एग्जाम वगैरह में आता है हम लोग को कि चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन। तो यानी वी कैन से दैट कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज मीन्स दैट इट इज द ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। नोट की ये हमेशा क्या होगा हम लोग का फ्रैक्शनल मल्टीपल अवेलेबल नहीं होगा। यानी यहाँ से अगर देखा जाए कि क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा n/e। तो ये n क्या हम लोग को होगा ऑलवेज इट इज द इंटीजर। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो अब एक बात याद हम ध्यान देने वाली बात है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कुछ फार्मूला जो यहाँ पे है ना भर भर के मिलेगा। तो यानी कि फार्मूला जो मिलेगा उसको दिमाग में लेकर चलना है और उसको मीनिंग पहले समझ जाना है कि उस फार्मूला का सेंस क्या है, तब जाकर के आपको उसको दिमाग में स्टे करने में, है ना, उसको रोक के रखने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि चार्ज जो होता है हम लोग के ऑलवेज क्वांटाइज होता है। क्वांटेशन का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि चार्ज जो होता है बेसिकली वो कंजर्व होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व, ठीक है। तो चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि हमारे पास +1 क्यू है तो अचानक से +2 क्यू हो जाएगा, है ना। और पूरे सिस्टम का चार्ज अगर +1 है तो वो मतलब वो +1 ही रहेगा। इसके बारे में आगे हम और बात करते हैं तो समझ में आ जाएगा हम लोग का। इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझने के लिए हम लोग एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। यानी कि चार्ज क्या होता है, मास के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है ना। इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई अगर एक कोई चार्ज हमारे है ना, एक हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल बी है, ठीक है ना। स्वाभाविक सी बात है, इसका मास की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम इंडिकेट कर लेते हैं और मास ऑफ बी कितना है, एम बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अगर यहाँ पे देखा जाए कि ए और बी के बारे में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर इसको हम क्या करते हैं कि चार्जिंग करते हैं फ्रिक्शन के द्वारा, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करने पे क्या होता है हम लोग का, सपोज दैट कि ये जो चार्ज हम लोग का है, फ्रिक्शन करने के बाद ए के पास 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है ए बी को हम यहाँ पे रबिंग किए थे, तो रबिंग करने के कारण अब यहाँ पे अगर +2
कुलम यहाँ पे चार्ज अगर डेवलप हुआ है तो बी पे क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर इस पे हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा -2 यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब हमको एक कंसिडर करना है कि चार्ज जब यहाँ पे +2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मास ऑफ ए और मास ऑफ बी में कोई रिलेशन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते क्या है कि अगर इसमें अगर कोई हमसे पूछे जनरल सी बात कि विच ऑफ देम, है ना, विच इनमें से कौन हैव हायर मास, इसमें कौन हम लोग का हायर मास होगा, तो मास ऑफ ए मतलब एडस मान लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के बाद जब चार्जिंग किया है तो अब यहाँ पे मास क्या होगा, चेंजिंग होगा, वो भी हम देखेंगे। तो बात करते हैं किसका हम, इसलिए m' ए लिए हैं, एम यहाँ पे कंसिडर नहीं किए हैं, तो m' ए के यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो पहले का मास था और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, है ना, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, यहाँ पे -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे हम ऐसे इंडिकेट क्यों किया गया है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्लास 9th में, तो उसमें क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ मास होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए से बी के पास आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका मास इससे थोड़ा सा कम जाएगा, है ना, तो इसलिए -2m ही हम कर दिए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे m' का, यानी कि जो b जब चार्ज होने के बाद, है ना, जो -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा आ गया माइनस, तो स्वाभाविक सी बात है कितना हो जाएगा, जो पहले यहाँ पे जो मास होगा b पार्टिकल का, और बाद में जब क्या हुआ हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, है ना। क्या करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर ऐसा देखा जाए कि मास ऑफ ए और मास ऑफ बी को क्या कर लिया गया है, इक्वल मान लिया गया है, लेकिन चार्जिंग के बाद तुम्हारा क्या हुआ है कि चार्जिंग के बाद हम क्या देख रहे हैं कि मास ऑफ ए जो है, मास ऑफ ए लेस देन मास ऑफ बी हम लोग को आएगा, ठीक है ना। तो आई होप सो कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी मास के साथ वो कैसे रिलेट करता है, आप इस पॉइंट को क्लियर आप लोग हो गए होंगे, ठीक है ना। तो एक और इसमें प्रॉपर्टी हम लोग का बचा हुआ है, वो आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग का वो क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज है वो बिल्कुल जो इसके पहले मैंने बात किया था कि चार्ज इज कंजर्व होता है, उसी से रिलेट करता है। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। कहने का मतलब यह है कि सपोज दैट अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए फिर से कंसीडर करते हैं, एक बी है, तो अगर ऐसा हो कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है ना, किसी और कारण बस, है ना, रबिंग के द्वारा या और चार्जिंग किया गया, तो टोटल जो इसमें चार्ज वो क्या है हम लोग का +1 -1 कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि ए पे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बी पे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो टोटल जो चार्ज होगा, है ना, तो इनिशियली जो था वो बाद में तुम्हारा क्या हो गया हम लोग का, मतलब इनिशियली तुम्हारा क्या था हम लोग का न्यूट्रल था, बाद में तुम्हारा क्या हो गया फिर से +1 -1 या +2 या -2 भी आया तो क्या होगा हम लोग का वो न्यूट्रल ही मान के चलेंगे, यानी कि सिस्टम का जो चार्ज होता है हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे अब यूनिट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट के बारे में बात करने के पहले हम देखेंगे क्या कि जैसे कि होता क्या है कि एक जैसे कि लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ का भी एक यूनिट था, मीटर तुम्हारा था, है ना, किलोमीटर था। तो उसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है हम लोग का एसआई यूनिट की बात करें अगर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कूलम, COULOMB। इसको हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट में लिखते हैं C, है ना। तो कहीं भी क्या लिखा है तो 1 कूलम, है ना, तो 1 कूलम पूरा नहीं लिख करके ओनली C के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है, हम देखते क्या है कि 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है। अब तो कूलम हो गया हम लोग का, लेकिन 1 कूलम अगर कोई हमसे बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम, है ना, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है, निकल के आता है कि ये जो वैल्यू होगा चार्ज का 1 कूलम वो इक्वल होगा
है ना, इक्वल टू द चार्ज ऑन 6.25 मल्टीप्लाइड 10⁻16। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे लेंगे नहीं, और पॉइंट यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा हम लोग का, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन के मतलब कि 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे भी हम लोग अगर कंसिडर करें क्या, तो 625 मल्टीप्लाइड 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा हम लोग का 1 कूलम्ब, चार्ज का 1 कूलम्ब के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बातें निकल के आता है। अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे और कंसिडर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी के पास, कोई अगर हमारे पास बॉडी है, तो वो अगर मान ले कि पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम्ब का, तो पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं। यहाँ पे मैं होल्ड डाउन, इसे यहाँ पे कंसीडर हम ये कर रहे थे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक वी से दैट, हम लोग कहते हैं वी से दैट जैसे कि हम कह सकते हैं क्या कि वी से दैट कि एक बॉडी हमारे पास है, वी से दैट अ बॉडी हैज अ पॉजिटिव चार्ज। कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास का एक पॉजिटिव चार्ज है, और उस पर जो चार्ज है चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, क्या बता रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो उसके पास हम कितना चार्ज है 1 कूलम्ब का चार्ज है, ठीक है, दैट इज द +1 कूलम्ब। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट, इसका बात ये निकल के आ रहा है कि इस बॉडी के पास, इट मीन्स दैट द बॉडी हैज a deficit of 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसमें डिफिशियंट किया होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, मतलब नॉर्मल स्टेट से, है ना, वो क्या किया, इतना इलेक्ट्रॉन उसमें से कमा होगा ड्यू टू शेयर, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गया ना हम लोग को। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर कैसे आपने निकाला इसे, कि आप लोग को पता होगा सर कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि हम लोग क्या ऐसा कहते क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, बॉडी है, और उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम्ब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी के पास इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल स्टेट से क्या है, शेयर होने के कारण वहाँ पे उसमें डिफिशियंसी आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन पे 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 10⁻19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन -90 कूलम्ब चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है, ठीक है, तो कि निकालना कितना है कि 1 कूलम्ब में कितना होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्या करेंगे, इसमें से यहाँ भी डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ भी। ये तो यूनिटरी मेथड आप लोगों ने 7 क्लास 6 क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही काम किया यहाँ पे कि मैंने दोनों साइड मतलब इतना सेम से डिवाइड कर दिया है, यानी कितना निकल के आएगा हम लोग का कि 1 कूलम्ब। यहाँ से मैंने क्या किया, 1 कूलम्ब इक्वल टू कितना, 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। यानी ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात निकल के आता है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ना 10 मल्टीप्लाई 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना, तो निकल के डाटा निकल के आपको क्या आ जाएगा, ये आएगा 625 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 6.25
10⁸ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि इसको डेसिमल को हटा दिया तो कितना आ जाएगा 625 10⁻16 इलेक्ट्रॉन हम लोग का आएगा। यानी क्या निकल के आ गया कि 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। एग्जाम वगैरह में कभी अगर आएगा भी तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। अगर नहीं भी तो हो सकता है कभी कभी एग्जाम में दिया हुआ रहता है कि 1 कूलम पे चार्ज इतना दिया हुआ है ना, तो उसका आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना दिया हुआ है, तो 1 कूलम पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप सो कि आप लोग आसानी से इसको फाइंड कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है कि इसके आगे कूलम्ब्स लॉ बताने के पहले क्या होगा कि मैं इस वीडियो को इतना ही तक पॉज रखता हूँ, क्योंकि आगे जो कूलम्ब्स लॉ थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, और ऑलरेडी पहले से जो वीडियो में बना रहा हूँ उसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज थोड़ा सा अच्छा खासा लेंथ हो गया है। तो कूलम्ब्स ऑफ लॉ और अगले बार जब लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोग को आज कुछ फ्रूटफुल वीडियो रहा होगा, आप लोगों ने बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से आपको फिजिक्स से लेकर के मैथ से लेकर के केमिस्ट्री से लेकर के वीडियो अगर आपको इसी तरीके से चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि उस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है ना 10th 11th 12 वगैरह को, तो उनके लिए फ्रूटफुल होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर watching. You guys are amazing. Keep learning, keep growing. You are the future. Thank you.